हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर क्यूब भाई जोमिंग वैली में आते हैं और जोमिंग वैली के एल्डर से कहते हैं एम्परर ने तुम्हें मिलने के लिए अपने कोर्ट में बुलवाया है, तुम्हें जल्दी से जल्दी एम्परर के कोर्ट में आना होगा। तो एपिसोड 150 की शुरुआत में इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर यू वेनशन यानी कि जोमिंग वैली के एल्डर एम्परर से मिलने के लिए एम्परर के कोर्ट में आते हैं। मास्टर वेनशन जैसे वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर पहले से मेडिसिन किंग फैमिली और कोही फॉरेस्ट के एल्डर पहले से बैठे होते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, फिर वो भी उनके साथ वाली चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। मास्टर वेनशन कोही फॉरेस्ट के एल्डर से कहते हैं मैरीवुड के एल्डर तुम्हारे यहाँ कौन आया था बुलाने के लिए, हमारे यहाँ पर तो मास्टर क्यूबा ही आए थे। कोही फॉरेस्ट के एल्डर उसे कहते हैं हमारे पास मिस्टर सीमा आए थे जो कि हर वक्त बैठे चेस खेलते रहते हैं। मास्टर वेनशन हंसते हुए कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हारे पास मिस्टर सीमा आए थे, वो तो हर वक्त सिर्फ चेस ही खेलते रहते हैं, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरे वहाँ पर तो मास्टर क्यूबा ही आए थे और उन्होंने अपनी फ्लूट को यूज करते हुए हमारी जोमिंग वैली की पूरी पहाड़ी को उड़ा दिया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोही फॉरेस्ट के एल्डर से कहते हैं हमें लगता है कि वो बुड्ढा सारा दिन बैठकर चेस खेलता रहता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है कि वो भी एम्परर का एक ड्रैगन है। जैसे वहाँ पर आया उसने बिना कुछ बात किए अपने चेस पीसेस को वहाँ पर फेंकना शुरू कर दिया और उसके चेस पीसेस हवा में से नीचे बिल्कुल मीटेओराइट की तरह गिर रहे थे और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए। अगर वो अपने सारे चेस पीसेस को वहाँ पर गिरा देता हमारे तो पूरे का पूरा कोही फॉरेस्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाना था। हमारा आधा कोही फॉरेस्ट उसके चेस पीसेस की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमें लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाद में उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि वो जेब में से रुमाल निकालने वाला था और उसकी जेब से ये सारे के सारे चेस पीसेस नीचे गिर गए। न सिर्फ एक पावरफुल ड्रैगन है बल्कि एक समझदार ड्रैगन भी है। और साथ ही कोही फॉरेस्ट के एल्डर रोना शुरू कर देते हैं। यू वेनशन कहते हैं मुझे तो लगा था सिर्फ हमारी जोमिंग वैली वालों को इतना ज्यादा डराया गया है। मेडिसिन किंग फैमिली के एल्डर भी वहीं पर बैठे होते हैं। मास्टर बूबोंग उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारी सिर्फ पहाड़ी उड़ी है और तुम्हारे आधे कोही फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन मेरी तो पूरी की पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, जितनी भी मेडिसिन के लिए जड़ी बूटियां थी, वो सारी की सारी उस ड्रैगन ने खा ली। मेडिसिन फैमिली के एल्डर वहाँ पर अपना सर लटका कर बैठे होते हैं। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी फैमिली के पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे के सारे उस ड्रैगन ने खा लिए हैं। हमारे साथ तो वाकई में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मास्टर वेनशन कहते हैं आपके साथ वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। एम्परर तो इस बार अपनी पावर्स को वाकई में शो करवा रहे हैं। आपके पास उन्होंने उस लिटिल फ्रीक को भेजा है, आपके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को खा दिया है, वो तो एक मॉन्स्टर है। इस बात से तो यही साबित होता है कि एम्परर अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं, वो अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहीं पर एक सोल्जर आता है और उन तीनों से कहता है हाउस लॉर्ड, एम्परर ने आप तीनों को मिलने के लिए बुलवाया है, मेरे साथ कोर्ट में चले। वो इन तीनों को अपने साथ लेकर इंपीरियल कोर्ट में चला जाता है। वो तीनों इंपीरियल कोर्ट में जाने के बाद एम्परर के सामने ग्रीटिंग्स पेश करते हैं और कहते हैं अपने अपने नाम बताते हैं। वो तीनों ही अपने अपने नाम बताते हैं। एम्परर उनके सामने बैठे होते हैं। एम्परर की एक तरफ मार्शल डोगो खड़े होते हैं जबकि दूसरी तरफ मिस्टर सीमा खड़े होते हैं। एम्परर उन तीनों से कहते हैं क्या तुम तीनों को पता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलवाया है। वैसे तो उन तीनों को पता होता है लेकिन वो तीनों घबरा जाते हैं। मास्टर यू वेनशन कहते हैं नहीं एम्परर, हमें इस बारे में नहीं पता कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलवाया है। एम्परर उनके सामने उन्हीं की जेड स्लीव्स फेंकते हैं और कहते हैं क्या तुम इन तीनों जेड स्लीव्स को पहचानते हो, क्या ये तुम्हारी हैं? साथ ही एम्परर चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? क्या अब भी तुम कहोगे कि तुम इनको नहीं पहचानते? अब भी तुम कहोगे कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलवाया है? चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को हर बार नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग लू सिटी में नहीं जा सकते, फिर तुम लोग वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे? साथ ही एम्परर गुस्से के साथ अपनी चेयर पर अपना हाथ मारते और कहते हैं चाहे तुम लोग 7 बड़ी फैमिली के एल्डर ही क्यों ना हो, फिर भी तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को डिफाई नहीं कर सकते। एम्परर को गुस्से में देखकर वो तीनों ही उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं प्लीज एम्परर हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। एम्परर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं आज पहली बार हुआ है कि 7 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स ने मेरे सामने घुटने टेके हैं, वरना ये सारे ही मुझे अपनी बराबरी का समझते हैं, मेरे सामने कभी भी घुटने नहीं टेकते। एम्परर कहते हैं जब से हमारा टिंजू एम्पायर बना है कभी भी 7 बड़ी फैमिलीज वालों ने एम्परर के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि ये सारे ही अपने आप को इंपीरियल फैमिली के बराबर का समझते हैं। टिंजू एम्पायर की पूरी हिस्ट्री में आज ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ये फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एम्परर उन सब से कहते हैं क्या तुम सब लोग मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? तुम सब लोग करना क्या चाहते हो? तुम लोग वहाँ पर अटैक करने के लिए क्यों गए थे? तुम सब लोगों ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं किया? चलो जल्दी से बताओ, शायद मैं तुम लोगों की कोई हेल्प कर सकूं। वो तीनों ही एल्डर्स उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मार्शल डोगो भी चिल्लाकर कहते हैं चलो जल्दी से अपने मुंह
खोलो, तुम्हारे पीछे कौन है, किसने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। मास्टर वैन चेन सोच रहे होते हैं मार्शल डोगू ने अभी भी चिल्लाकर जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ एम्परर की आवाज है। एम्परर ऐसा कहना चाहते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी से ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि इंपीरियल फैमिली फैमिली के रिश्तेदार है, तो ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से तो जो एम्परर जो पूछना चाहते हैं वो सब कुछ मार्शल डोगू पूछ रहे हैं। मास्टर यू वैन चेन सोच रहे होते हैं एम्परर को ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि हम लोग विंडगेट सिटी में क्यों गए थे, क्योंकि एम्परर को इस बारे में पहले से पता है कि हम लोग जू फैन के पीछे हैं और लू फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। ये तो बस ये जानना चाहते हैं कि हमें वहाँ पर किसने भेजा था, किसके ऑर्डर से हम लोग वहाँ पर गए थे। एम्परर को ये भी पता है कि हमें रीजन स्टेट वालों ने वहाँ पर भेजा था, लेकिन वो सब लोग बस हमें गवाह बनाना चाहते हैं। अगर हमने रीजन स्टेट के खिलाफ गवाही दे दी तो हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि रीजन स्टेट वाले भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैडिसन किंग के एल्डर सोच रहे होते हैं हालांकि एम्परर ने आज अपनी ट्रू पावर दिखा दिया है कि इनके पास 5 ड्रैगन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रीजन स्टेट वालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रीजन स्टेट वाले इंपीरियल फैमिली से जरा भी कम नहीं, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम तीनों फैमिलीज वाले तो इन दोनों के दरमियान में फंस चुके हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसका साथ दें। एम्परर का साथ देते हैं तो रीजन स्टेट वाले नाराज हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। अगर रीजन स्टेट का साथ देते हैं तो एम्परर हमें सजा देगा। कोई फॉरेस्ट के एल्डर कहते हैं मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हम लोग क्या करें। अगर हम लोग रीजन स्टेट का नाम दे देंगे रीजन स्टेट वाले हमें मार डालेंगे, अगर उसका नाम नहीं बताएंगे एम्परर हमें मार डालेंगे। दोनों ही तरफ से हमारा ही घाटा है। मास्टर डोगू फिर से चिल्लाकर उनसे कहते हैं चलो जल्दी से बताओ कि तुम सबको वहाँ पर किसने भेजा था, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। मास्टर यू वैन चेन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जैसे रीजन स्टेट का नाम लेने लगते हैं उसी वक्त बाहर से आवाज आती है। रीजन स्टेट के लॉर्ड हांगपू टियानजू और उनके साथ जूजी चेंगफेंग प्राइम मिनिस्टर, साथ ही मिस्टर लेंग वू चेंग तीनों मिलने के लिए आए हैं। मिस्टर सीमा भी पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आयरन मास्टर हांगपू जूजी चेंगफेंग के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन सब के यहाँ पर आने का मतलब है कि मुसीबत यहाँ पर आ चुकी है। एम्परर उनसे कहते हैं ठीक है उन्हें अंदर आने दो। वो टोटल 4 लोग होते हैं जिनमें एक मास्टर हांगपू होते हैं, एक जूजी चेंगफेंग होता है, एक मिस्टर लेंग वू चेंग होते हैं और साथ ही मास्टर हांगपू की फैमिली से एक और एल्डर होते हैं जिनका नाम हांगपू फेंगली होता है। मिस्टर सीमा फेंगली की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये बूढ़ा तो गॉड लेवल का है, एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है। मास्टर हांगपू इसको अपने साथ लेकर क्यों आए हैं, इसका मतलब तो यही है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको साथ लेकर आए हैं। तो सारे ही आते ही एम्परर को ग्रीटिंग्स देती हैं। जूजी चेंगफेंग आते ही अपना मुंह खोलता है और उन सब से कहता है हाउस लॉर्ड्स आप सब लोग यहाँ पर अपने घुटने टेक कर क्यों बैठे हुए हैं, आप सबको खड़े हो जाना चाहिए ना। सारे लोग यही सोचेंगे कि एम्परर अपने 7 बड़ी हाउसेस को बहुत ज्यादा वीक समझते हैं और उनकी जरा भी इज्जत नहीं करते, और इसी तरह बाकी की सारी आवाम भी आपकी इज्जत करना छोड़ देगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चलें जल्दी से खड़े हो जाएं, क्योंकि टिंजू एम्पायर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें 7 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स को एम्परर के सामने अपने घुटने टेकना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि एम्परर को अपने ही एंसेस्टर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाए। आप सबके घुटने टेकने की वजह से हमारे एम्परर के खिलाफ बहुत सारे लोग बातें कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ। और वो सारे खड़े हो जाते हैं। एम्परर भी उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि जूजी चेंगफेंग ने बात ही ऐसी की है। इसी वजह से तो जूजी चेंगफेंग को नंबर 1 जीनियस कहा जाता है। एम्परर अपनी कुर्सी से उठते हैं, मास्टर हांगपू से जो कि उसके कजिन है उसे कहते हैं कजिन काफी अरसा हो गया है तुम्हें देखा नहीं, तुम तो बहुत सारे सालों से हमारे कैपिटल में ना ही हमारे दरबार में कभी आए हो, आज तुम्हें यहाँ पर क्या चीज लेकर आई है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मास्टर हांगपू से कहते हैं योर मैजेस्टी मैं यहाँ पर अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए आया हूँ। मार्शल डोगू और मिस्टर सीमा दोनों ही उसके पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। एम्परर उसे कहते हैं कजिन मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम किस क्राइम के लिए अपने आप को कन्फेस कर रहे हो। एम्परर उसे कहते हैं तुम्हारी रीजन स्टेट की फैमिली हमारी बहुत ही खास रिश्तेदार है, तुम लोगों ने हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर उठा रखा है, ड्रैगन सिटी को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा भी तुम्हारे जिम्मे पर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसी कोई बात है जिसके लिए तुम अपने आप को कन्फेस करने के लिए आए हो। मास्टर हांगपू कहते हैं हमारी 7 बड़ी फैमिलीज ने इंपीरियल फैमिली का हमेशा साथ दिया है, इंपीरियल फैमिली में हमेशा पीस बनाकर रखा है। इन 3 बड़ी फैमिलीज ने आपके ऑर्डर्स को डिफाई किया और आपके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। वो लोग एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर आपने उन्हें जाने से मना किया था। ये तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, रीजन स्टेट होने के नाते हमारा ये काम बनता था कि इन तीनों फैमिलीज को रोकते, लेकिन हम लोग इस काम में नाकाम रहे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मुझे भी सजा देनी चाहिए। एम्परर की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर कन्फेस करने के लिए नहीं आया बल्कि और भी ज्यादा स्टेटस हासिल करने के लिए आया है। अगर मैंने यहाँ पर इसी कन्फेशन को कबूल कर लिया तो इसका मतलब तो यही होगा कि ये 7 बड़ी फैमिलीज का हेड बन गया है, 7 बड़ी फैमिलीज इसके साथ मिल जाएंगी। एम्परर से कहते हैं कजिन तुम पहले ही बहुत सारे काम कर रहे हो हमारे टिंजो एम्पायर के, इन तीनों बड़ी फैमिलीज के क्राइम को तुम अपने कंधों पर कैसे उठा सकते हो, तुमने जो किया है इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। यहीं पर फिर से जूजी चेंगफेंग अपना मुंह खोलता है और कहता है स्टेट लॉर्ड ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एम्परर ने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा है, हालांकि आप 7 बड़ी फैमिलीज के हेड हैं और ये आपका काम बनता था कि इनके ऊपर नजर रखना, आप इस काम में फेल हो गए हैं। लेकिन अब जबकि एम्परर खुद से कह रहे हैं कि आपको इन सभी के क्राइम का भार उठाने की जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है, इन सभी के क्राइम का भार एम्परर को खुद ही
उठाने दिया जाए। और ऊपर से इन तीनों बड़ी फैमिलीज का टाइम इतना बड़ा नहीं है कि तुम इसे अपने सर पर उठा सको। एम्परर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कहीं तुम ऐसा कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे, मैंने यहाँ पर एक गलत फैसला सुनाया है। जूजी चैंगफेंग कहता है योर मैजेस्टी, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, मैं तो बस ऐसा कह रहा हूँ कि ये मसला बहुत ही छोटा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एम्परर उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो एम्परर के ऑर्डर्स को ना मानना एक छोटी बात कह रहा है। फिर डोगू चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हें लगता है कि एम्परर की बात को ना मानना, उसके हुक्म को ना मानना ये बगावत नहीं तो क्या है? तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी बात है? अगर तुम्हारे कहे के मुताबिक सभी लोग ऐसा करना शुरू कर दे तो एम्परर को कौन मानेगा? एम्परर की कोई भी बात नहीं मानेगा। जूजी चैंगफेंग उसे कहते हैं मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब ये है अगर कोई भी एम्परर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा उसे सजा देनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, उसकी तो जान ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा एम्परर ही बिल्कुल ऐसा हो जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं कि कौन सा फैसला कहाँ पर करना है, फिर उसके ऑर्डर्स को ना मानना ही बेहतर है। आशल डोगू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्परर के बारे में ऐसी बात करने की? जूजी चैंगफेंग फिर से उसे कहते हैं मार्शल अपने गुस्से को ठंडा करो, मैं यहाँ पर अपने एम्परर की बात नहीं कर रहा, मैं तो दूसरे एम्परर्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी एम्परर हो जो कि इस तरह का हो, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि कौन सा फैसला किस जगह पर लेना है, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। हमारे एम्परर तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, ये इस मसले को पूरी तरह से जड़ से इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये पहले दोनों तरफ के बयानात को सुनेंगे कि जोमिंग वैली वाले वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे, आए लू फैमिली वालों ने इनके साथ क्या किया है, लोग इस हद तक मजबूर हो गए एम्परर के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करके इन्होंने लू फैमिली के पर अटैक करने के लिए लू सिटी में जाने की हिम्मत की। फिर वो एम्परर से कहता है एम्परर क्या मैंने ठीक कहा ना, आप उन सारे रूलर्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, अब यहाँ पर एक सही फैसला करेंगे। एम्परर भी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उसने अपनी बातों में उसको फंसा लिया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 150 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।